हम पहले ही करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीएस और ईवीएस करिकुलम को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम रोल ऑफ ईवीएस टीचर और ईवीएस टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ईवीएस एक लर्नर सेंटर्ड सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को एक्सप्लोरेशन के थ्रू सब्जेक्ट को समझाना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू सब्जेक्ट को समझाना चाहिए। और जैसे कि अगर बच्चों को कस्टम्स और ट्रेडिशन सीखने हैं तो अपने आसपास के फेस्टिवल्स जो होते हैं, आसपास का जो हमारा कल्चर होता है, आसपास का जो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उसको देखकर बच्चे उससे सीखें। तो ये ओवरऑल बेसिकली एक हैंड्स ऑन अप्रोच या लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच आ जाती है। तो इसीलिए ईवीएस टीचर का क्या रोल है, वो ये है कि उसको प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज नहीं बनना है कि वो क्लास में खड़ा होकर लोगों को, बच्चों को समझाता रहे, ब्लैक बोर्ड पे ज्ञान देता रहे, नहीं। क्योंकि ईवीएस को हमें अपने एनवायरनमेंट से सीखना है, अपने आसपास के लोगों से सीखना है, आसपास के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम से सीखना है। इसलिए टीचर का इसमें ज्यादा बड़ा रोल नहीं है कि वो नॉलेज दे ना। टेक्स्ट बुक्स और ब्लैक बोर्ड से नॉलेज देना सही नहीं है। टीचर को तो फैसिलिटेट करना होगा कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें, क्लास से बाहर जाएं, पार्क में जाएं, फेस्टिवल्स में जाएं, मेलों में जाएं, वहां जाकर अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स और अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखें। तो टीचर का रोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर का है कि बच्चे को जो भी चाहिए वो अरेंज करे। अगर बच्चा मेले में जाना चाहता है तो उसका अरेंजमेंट करवाए कि बच्चा कैसे, किसके साथ, कब मेले में जाएगा। नेक्स्ट जो ईवीएस टीचर का रोल है वो है प्रमोट डाइवर्जेंट थिंकिंग, के टीचर को क्लास में डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अब सपोज कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, तो अगर आप कुछ हटकर सोचेंगे, उसका कुछ अलग सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को पूछें कि पेंसिल के क्या यूजेस हैं, तो शायद वो सबसे पहले बताएगा कि पेंसिल का सबसे बड़ा यूज है कि हम उससे लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी रखता है, किसी को डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, तो वो ये भी बता सकता है कि पेंसिल से हम पेपर में होल कर सकते हैं, पेंसिल से हम बॉटल के कैप में होल कर सकते हैं। या फिर बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो वो यहां तक भी बता सकता है कि क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण पेन काम नहीं करता है, इसलिए वहां पे हमें पेंसिल यूज करनी चाहिए। क्योंकि पेंसिल में कुछ इंक का फंडा ही नहीं होता कि इंक नीचे आएगी तब पेन तब चलेगी। पेंसिल तो पेंसिल है, वो बिना इंक के चल जाती है, ठीक है। तो ऐसे डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ हटकर सोचना, कुछ अलग सोचना, किसी चीज के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालना। चलिए अब हम समझते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसा कि हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग में पढ़ा था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके उस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में जब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हैं। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस क्रिएट करके देगी और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको उन सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग इंट्यूशन पे बेस्ड होती है, मतलब ये इंट्यूटिव आपकी इमेजिनेशन से चलती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग लॉजिक से चलती है, मतलब इसमें आप एक लॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं कि इन सारी ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम चॉइसेस क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग से हम चॉइसेस मेक करते हैं, मतलब हम डिफरेंट चॉइसेस में से एक चॉइस को फाइनल करते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक टाइम एंड वर्क पे प्रॉब्लम दी जाए और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीकों को ढूंढें, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला या बेस्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर दें, तो वो एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। तो अभी हमने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के रिलेशन में बात करी। उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनका आंसर एक वर्ड में ना दिया जा सके या एक लाइन में ना दिया जा सके। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि आपकी स्टडी हैबिट्स क्या हैं, आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जिसका आप आंसर बहुत छोटे वर्ड्स में दे सकें। जैसे कि कोई आपसे पूछे
कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन स्टडिंग, तो इसका आंसर होगा कि मैं 10 घंटे लगाता हूँ, 20 घंटे लगाता हूँ, 4 घंटे लगाता हूँ। तो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बहुत लिमिटेड वर्ड्स या लिमिटेड लाइंस में दे सकते हैं। तो बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको आंसर थोड़ा सोचकर एनालाइज कर कर देना पड़ता है। क्लोज एंडेड में आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है। ओपन एंडेड में आपकी सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता ज्यादा डेवलप होती है। सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमारे अर्थ पे ट्रीज ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि ये होगा या वो होगा। आप अपना दिमाग लगाकर एनालाइज कर कर बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर आंसर ना हो, जिसके आंसर एक लाइन में, एक वर्ड में ना दिए जा सके, जिनको आंसर करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़े या बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी आए। अब अगर हमें बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है तो हमें उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने चाहिए, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे में यही कैपेबिलिटी होती है, या ओपन एंडेड क्वेश्चन से उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी डाली जा सकती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे को क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, या क्लोज एंडेड क्वेश्चन से हम सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ईवीएस टीचर का रोल है वो है डिस्करेज रोट लर्निंग। बहुत बार देखा गया है कि हम क्लास में बच्चों को कहते हैं कि आप ये किताबें पढ़ लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, पर वो गलत है। हमें बच्चों में रोट लर्निंग को डिस्करेज करना चाहिए, उन्हें हमें समझाना चाहिए कि वो चीजों को अपने हाथों से कर कर सीखें, हैंड्स ऑन अप्रोच बनाएं, लर्निंग बाय डूइंग करें, चीजों को एक्सप्लोर करें। सिर्फ किताबों में घुसकर नॉलेज नहीं आएगी, रट्टा मारकर नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब चीजों को खुद से कर कर जो लर्निंग हो रही है उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और रोट लर्निंग को डिस्करेज करना चाहिए। नेक्स्ट जो ईवीएस टीचर का रोल है वो है अंडरस्टैंड सोशियो कल्चरल प्रोफाइल। सोशियो कल्चरल प्रोफाइल्स का मतलब क्या है कि हमें बच्चे के सोशल कस्टम्स और कल्चरल कस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था कि ईवीएस कॉन्टेक्चुअल है। अगर हमें बच्चों को फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ाना है तो जो उस जगह की फूड हैबिट्स हैं जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, पंजाब में पढ़ा रहे हैं तो परोठा पूरी आलू की फूड हैबिट्स होंगी, साउथ में पढ़ा रहे हैं तो डोसा इडली सांबर की फूड हैबिट्स होंगी। तो जिस जगह पे भी हम फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, हमें उसी जगह की फूड हैबिट्स को एनालाइज करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को समझाना होगा, तभी बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप साउथ इंडिया में पूरी आलू की फूड हैबिट्स के बारे में समझाने लग जाएंगे तो शायद बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो जब भी हम बच्चों को उनके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमें इंश्योर करना होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो उनसे कनेक्ट हो, उनके सोशल कस्टम्स, उनके कल्चरल ट्रेडिशन से मिलता जुलता हो, है ना। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं वो कौन सी क्लास में आ गया है और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। ये पहले ही मैं आपको वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें जो लर्निंग करवानी है उसको हमें रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में करवानी है। कि जैसे अगर हम राजस्थान में स्नोफॉल की प्रॉब्लम्स को समझाने लग जाएंगे तो शायद बच्चा समझ ना पाए, तो हमें वहां पे लोकल एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। जैसे राजस्थान में प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, तो हमें वहां पे शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ेगा और बच्चों को कॉन्शियस बनाना पड़ेगा कि कैसे उन्हें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो ओवरऑल मैं यही समझाना चाहता हूं कि ईवीएस कॉन्टेक्सचुअल है। जो भी हमारी लोकल सेटिंग होती है जहां पे हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, वहां के वातावरण, वहां के ट्रेडिशंस कस्टम्स के अनुसार पढ़ाई जाती है। इसीलिए जरूरी है कि हम वहां के बच्चे, उस क्लास में जो बच्चे हैं, उनके सोशियो कल्चरल प्रोफाइल्स को पता लगाएं, उनके सोशल बैकग्राउंड को पता लगाएं कि वो किस कम्युनिटी से हैं, किस रिलीजन से हैं, क्या उनका पहनावा है, क्या उनके कस्टम्स हैं, क्या उनके फेस्टिवल्स हैं। तभी हम बच्चों से सही तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो रोल है ईवीएस टीचर का वो है प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कि बच्चे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, कोऑपरेटिव लर्निंग करें। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको भूल भी जाएंगे, ऑथेंटिक और इंटेंशनल ये जरूरी नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, उसको एक एक्टिव वे में समझ रहे हैं, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और ब्लैक बोर्ड को देखकर पैसिव मोड में समझ रहे हैं। ठीक है, तो
कोऑपरेटिव भी है साथ में कि आप दूसरों से मिलकर डिस्कस कर समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव और कोऑपरेटिव थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो बेसिकली मीनिंगफुल लर्निंग इन शॉर्ट यही है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, अपने एक्सपीरियंस से कंस्ट्रक्ट करें, एक्सप्लोरेशन से कंस्ट्रक्ट करें और दूसरों से डिस्कस करें और कोलैबोरेटिव लर्निंग में अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। नेक्स्ट जो रोल है ईवीएस टीचर का वो है कि उसको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करना चाहिए, ठीक है। हमने पहले लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ा है जनरल पेडागोजी में कि कुछ बच्चे होते हैं वो विजुअल लर्निंग करना चाहते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस देखकर लर्निंग करना चाहते हैं। कुछ बच्चे म्यूजिक से मतलब म्यूजिकल फॉर्म में लर्निंग करना चाहते हैं, जैसे कि जो हमारे म्यूजिशियंस होते हैं। कुछ बच्चे फिजिकल या कैनेस्थेटिक, जो कि चीजों को टच करके फील करके लर्निंग करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप लर्निंग करने के लिए पार्क में ले जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे वर्बल लर्निंग करना चाहते हैं, जो सुनकर वर्ड्स को सुनकर स्पीच एंड राइटिंग में लर्निंग करना चाहेंगे। तो बेसिकली ये कुछ लर्निंग स्टाइल्स हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो टीचर को बेसिकली डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करना चाहिए कि हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जा सके। लेकिन कभी कभी ये बहुत टफ हो जाता है कि हर बच्चे के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जा सके। तो टीचर को बेसिकली डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करने चाहिए ताकि उन रिसोर्सेज को जब यूज करे तो मैक्सिमम सेंसेस को हिट किया जाए। कि आपने टेक्स्ट भी यूज कर लिया, कहीं पिक्चर भी यूज कर लिया, कहीं पे आपने वीडियो भी यूज कर लिया, फिर बच्चों को फील्ड विजिट पे भी ले गए, तो ताकि सारे सेंसेस बच्चों के हिट करें और जो बच्चा जिस चीज को यूज कर समझना चाहता है उस चीज को यूज कर समझ ले। नेक्स्ट जो है वो है रिस्पेक्ट द परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, राइट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमें जो चिल्ड्रन की परसेप्शन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार हम अगर बच्चा गलत क्वेश्चन पूछ ले तो हम क्लास में कह देते हैं अरे यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है। वो गलत है। हमें बच्चे की परसेप्शन की रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि बच्चे कुछ हटकर सोचते हैं, ये नहीं है कि उनका दिमाग कम है, ठीक है। तो अगर जैसे बच्चे को लग रहा है कि मून उसके साथ साथ चल रहा है, बच्चों को ये बहुत बड़ी परसेप्शन होती है कि चंद्रमा और सूरज उनके साथ साथ चलते हैं, ये परसेप्शन गलत है। लेकिन बच्चा छोटा है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में समझ नहीं है। तो ये नहीं है कि आप उसके उस पर हंसने लग जाएं, उसको डिमोटिवेट करें, नहीं। आप उनकी परसेप्शंस को रिस्पेक्ट कीजिए, समझे कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, फिर उनको उनको उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग आप चीजों को समझाने की हेल्प करें। ऐसे ही बच्चों की और परसेप्शंस हो सकती हैं कि जैसे जो रिच पीपल हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो हैप्पीएस्ट हैं, या फिर जो छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, वो गंदे लोग हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये हमें बच्चे की परसेप्शन को समझना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बल्कि उसकी परसेप्शन को कुछ आइडिया लगाकर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। कि अगर बच्चे की परसेप्शन है कि छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो उन्हें एक फील्ड विजिट पे ले जाया जाए, झुग्गियों में ले जाया जाए और वहां दिखाया जाए कि ये लोग भी अच्छे हैं, हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। बस इनके पास पैसे कम है, ये भी मेहनती हैं, ये भी खुश रहते हैं, ये भी दुखी रहते हैं। तो बच्चे की परसेप्शन को रिस्पेक्ट करना, समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझ पाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन टॉपिक इवेपोरेशन। कि अगर आपको बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग चेक करनी है टॉपिक इवेपोरेशन पे, तो आप कौन सा क्वेश्चन उससे पूछेंगे। What will happen if there is no water cycle? कुछ हद तक ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, तो जिससे उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग चेक हो जाएगी कि वो किस हद तक सोच सकता है। लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल ना, ये तो रट्टे वाला क्वेश्चन है। ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल ना, इसमें कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग चेक नहीं हो रही है। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइकिल ना, इस पे भी कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग चेक नहीं हो रही है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग सिर्फ पहले क्वेश्चन में ही चेक होगी कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टीचर ऑफ क्लास 5th A gave the question write 5 advantages of trees while the other teacher of class 5th B gave the question what would happen if there were no trees on earth। तो पहले टीचर ने क्वेश्चन दिया कि आप 5 एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज लिखो। दूसरे टीचर ने क्वेश्चन दिया कि क्या होगा अगर हमारे अर्थ पे कोई ट्रीज नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ए इज ओपन एंडेड, ए ओपन एंडेड है नहीं। अगर आप देखें तो ए में आप सिर्फ ट्रीज की एडवांटेजेस लिखने के बारे में कह रहे हैं, जबकि बी में आप पूछ रहे हैं कि अगर अर्थ पे कोई ट्रीज नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो जो बी ऑप्शन है वो एक ओपन एंडेड है और एक क्लोज एंडेड है। तो ए इज ओपन एंडेड यहीं पे गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या है, ए इज ओपन एंडेड, ये भी गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन है ए इज क्लोज एंडेड डाइवर्जेंट, लेकिन ये भी गलत होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लोज एंडेड से कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है या असेस होती है, ओपन एंडेड से डाइवर्जेंट थिंकिंग चेक होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है ए इज क्लोज एंडेड कन्वर्जेंट, बिल्कुल सही है। बी इज ओपन एंडेड डाइवर्जेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मीता ऑलवेज आस्क्स हर स्टूडेंट सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन द ईवीएस क्लास, हर मेन ऑब्जेक्टिव कुड बी डेवलपिंग स्टूडेंट्स। कि मीता अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछती है ईवीएस क्लास में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, कि वो क्या चीज डेवलप करनी चाहती है। ओपन एंडेड क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे को सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा हर मेन ऑब्जेक्टिव कुड बी डेवलपिंग स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि अगर आप में डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आप कुछ हटकर सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, तो आप क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप में क्रिएटिव स्किल्स भी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर टुक अप प्लांट्स एज द थीम टू टीच क्लास 4 स्टूडेंट्स, शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज: collection of leaves in groups, discussion about shapes, sizes and other feature of leaves, make a herbarium। ठीक है, तो टीचर ने कुछ प्लांट्स को थीम लेके क्लास 4 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने, टीचर ने मतलब ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी कि आप लीव्स को कलेक्ट करो ग्रुप्स में, फिर उनके शेप, साइजेस और अदर फीचर हैं लीव्स की, उनको डिस्कस करवाया, और फिर हर्बेरियम बनाने के लिए कहा। फॉर सच एक्टिविटीज व्हाट शुड टीचर नॉट एनकरेज द मोस्ट, कि जब टीचर क्लास में ये एक्टिविटी करवा रही है तो उसे किस चीज को एनकरेज नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रंस इंटरेक्शन विद ईच अदर, ऑब्जर्वेशन एंड कॉपरेशन, नहीं, ये तो गलत है। हमें बच्चे की एक दूसरे से इंटरेक्शन, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, तो इसका सही आंसर नहीं है। चिल्ड्रंस इनिशिएटिव टू मेमोराइज एज मेनी नेम्स ऑफ लीव्स एज पॉसिबल, कि हम बच्चे को कहेंगे कि आप जितने भी नाम याद कर सकते हैं उनको याद कीजिए, ये गलत है, क्योंकि आप इसमें बच्चे को रट्टा लगाने के लिए कह रहे हैं, ये सही आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन भी यही था कि आप किस इस इन चीजों में से कौन सी चीज को एनकरेज नहीं करेंगे, वो है दूसरी चीज यहाँ पे, कि आप बच्चे को नेम्स ऑफ लीव्स को याद करने के लिए एनकरेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज अ न्यूली अपॉइंटेड ईवीएस टीचर इन अ स्कूल, योर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बिफोर बिगिनिंग टू टीच वुड बी, कि अगर आप स्कूल में नए ईवीएस टीचर अपॉइंट हुए हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी पढ़ाने से पहले, मतलब जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे उससे पहले आपकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी। प्रिपेयर लेसन इन एडवांस, लेसन आपको एडवांस में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, पर ये कुछ खास बड़ी बात नहीं है। आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर्स इन द क्लास, ये भी सही है कि आप जो आपकी क्लास में स्लो लर्नर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये भी इसका आंसर हो सकता है। प्रिपेयर डिटेल्ड चैप्टर वाइज नोट्स फॉर लर्नर्स, ये गलत है, मतलब नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, पहले ही बच्चों के पास बुक तो है। प्रिपेयर सोशो कल्चरल प्रोफाइल्स ऑफ द लर्नर्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको समझाया था कि आपको बच्चे के सोशियो कल्चरल प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप उस चीज को समझा नहीं पाएंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट में समझा नहीं पाएंगे कि कैसे आपके एनवायरनमेंट में कोई चीज हो रही है और आप उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोशियो कल्चरल प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है, और ये इससे भी जरूरी है कि आप क्लास में सो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करें। तो मेरे हिसाब से दूसरा और चौथा दोनों सही ऑप्शंस हैं, लेकिन क्वेश्चन में था योर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, कि आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी, तो वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होगी, कि आप सबसे पहले ये जानेंगे कि सोशियो कल्चरल प्रोफाइल्स क्या है लर्नर्स के जो आपकी क्लास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mahika, a teacher of class 5th, wants her students to observe the plants in surroundings. For meaningful learning, what should she encourage the child to do? कि महिका एक क्लास टीचर हैं जो चाहती हैं कि स्टूडेंट्स अपने आसपास जो प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, और अगर वो मीनिंगफुल लर्निंग करवाना चाहती है तो बच्चों को उसे क्या एनकरेजमेंट देनी चाहिए। अब मीनिंगफुल लर्निंग मैंने आपको बताया था, मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ऑप्शंस देखें, अप्रिशिएटिंग दैट प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, ये भी सही हो सकती है।
राइट द नेम्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, ये गलत है। ऑब्जर्विंग द डिफरेंस इन देयर हाइट्स, लीव्स, स्मेल एंड प्लेस ऑफ ग्रोइंग, ये बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप उनको कह रहे हैं कि वो अपने प्लांट्स को देखें जो आसपास हैं, और मीनिंगफुल लर्निंग के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें कि कैसे उनकी हाइट में डिफरेंस है, कैसे लीव्स डिफरेंट है, कैसे उनकी स्मेल डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा सही होगा, क्योंकि अगर बच्चे ये सारा ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से समझ लें कि प्लांट्स आपस में कैसे डिफरेंट है और कैसे सेम है, तो उनकी एक मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। ये भी एक जरूरी चीज है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, कि हम समझें प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं, उनको हमें काटना नहीं चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो पहला, तीसरा और चौथा सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। और मेरे हिसाब से मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगी अगर आप उनकी हाइट, लीव्स, स्मेल और प्लेस ऑफ ग्रोइंग में डिफरेंस ढूंढे, सिमिलरिटीज ढूंढे, पता लगाएं कि प्लांट्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे सेम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while teaching the topic on our friend birds to class third students, Nalini followed the following methodologies। कि जब नलिनी अवर फ्रेंड बर्ड्स क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, उसने ये फॉलोइंग मेथोडोलॉजी यूज की। showing a documentary film on birds, using a chart having pictures of different birds and explaining them briefly, taking the students to nearby park and asking them to observe the birds carefully, कि वो स्टूडेंट्स को नियर बाय पार्क में ले गई और उनको बोला कि आप बर्ड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें। तो मेरे हिसाब से उसने क्या किया है, उसने 3 टेक्निक्स यूज की हैं, कि उसने पिक्चर भी दिखा दी, चार्ट भी दिखा दिया, फील्ड विजिट भी करवा दी। तो क्वेश्चन है, नलिनी इज यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस फॉर लर्निंग इन ऑर्डर टू, के नलिनी जो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं लर्निंग की, इनको क्यों यूज कर रही है, क्या इससे वो करना चाहती है। फॉलो हर लेसन प्लान ना, मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर्स हैविंग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कि जो लर्नर्स हैं उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस हैं उनके अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। क्योंकि कोई बच्चा वीडियो देखकर लर्न करना पसंद करे तो वो डॉक्यूमेंट्री देखेगा, कोई बच्चा शायद जाकर टच कर कर फील कर कर लर्निंग करना पसंद करे तो वो पार्क में जाकर लर्निंग करेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, वो रिक्वायरमेंट्स है जो लर्नर्स की, डिफरेंट लर्नर्स की, जो उनके डिफरेंट लर्नर्स लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको मीट करने की कोशिश कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे, कि टीचर uses audio visual aids and physical activities in her teaching because they, कि टीचर अपने टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स और फिजिकल एक्टिविटीज यूज करती है टीचिंग में, बिकॉज वो ऐसा क्यों करते हैं। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट ना, प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स ना, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स और फिजिकल एक्टिविटीज मतलब फील्ड विजिट्स करवा रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको जो लर्नर्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होता है अपने टीचिंग स्टाइल को। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करेंगे तो आप सब लर्नर्स के लर्निंग स्टाइल्स को कहीं ना कहीं हिट कर पाएंगे, उनकी सेंसेस को हिट कर पाएंगे और वो उससे चीज को समझ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस टीचर शुड, कि ईवीएस टीचर को क्या करना चाहिए। फोकस एक्सटेंसिवली ऑन एक्सपेरिमेंट्स, फोकस एक्सटेंसिवली ऑन बुक्स एंड टेस्ट, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ पेरेंट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि ईवीएस टीचर्स को जो बच्चों की परसेप्शन होती है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि चंद्रमा उसके साथ साथ चल रहा है तो उसको उस परसेप्शन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ये कहकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि बच्चा बेवकूफ है या छोटा है या उसको समझ नहीं है। नहीं, बच्चों के में भी उतनी ही इंटेलिजेंस होती है जितनी एडल्ट्स में होती है, बस उनका सोचने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। तो हमें बच्चों की जो परसेप्शंस हैं उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम उनकी परसेप्शंस हैं, जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो अभी हमने रोल ऑफ ईवीएस टीचर के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी किए। अब हम नेक्स्ट और आखिरी जो सब टॉपिक है इस टॉपिक का वो है ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। अब हम इस ईवीएस टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ईवीएस टेक्स्ट बुक्स
होनी भी चाहिए या नहीं, या कैसी होनी चाहिए, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स आपकी मेन सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होती हैं। टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकिन आपको चीज़ों को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, बाहर जाकर फील्ड विजिट्स करनी पड़ेंगी। तो बुक्स हमेशा बिल्कुल बेस्ट सोर्स नहीं होती हैं लर्निंग का, पर हाँ आपको एक डायरेक्शन दे देती हैं कि ओवरऑल इस टॉपिक में क्या है। आपको एक्टिविटीज प्रोवाइड कर देती हैं जिन एक्टिविटीज से आप और सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेक्स्ट बुक्स का भी एक रोल है, जबकि ये मैं बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक्स फिर भी बेटर नहीं है। अगर आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और एक्सप्लोर कर कर सीखना चाहते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। पर हाँ, आजकल टेक्स्ट बुक्स भी ऐसी बन गई हैं कि उसमें थ्योरी की बजाय ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी विजिट्स होती हैं जो बच्चों को करवाई जाती हैं, जिससे बच्चे सीखते हैं। ओवरऑल टेक्स्ट बुक्स में क्या होना चाहिए? इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई डेफिनेशंस या टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ईवीएस की टेक्स्ट बुक में बच्चे छोटे हैं, वो डेफिनेशन है टर्म्स को नहीं जानते, वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इजी लैंग्वेज, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई टर्म नहीं। जो एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो एवरीडे लाइफ से होने चाहिए, जिससे बच्चा इजिली कनेक्ट कर पाए। इनबिल्ट एक्टिविटीज होनी चाहिए। अगर हम बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ समझा रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो उसी पर उसको एक एक्टिविटी होनी चाहिए बुक में, जो एक्टिविटी करके बच्चा खुद से अपने हाथों से देखे कि ये चीज कैसे होती है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। ईवीएस टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसी एक्टिविटीज या फिर कुछ और चीजें होनी चाहिए जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की स्किल्स डेवलप हो। और ईवीएस टेक्स्ट बुक्स शुड कैटर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईवीएस को हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते हैं कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में। अब बुक तो सेपरेट नहीं बन सकती है हर एरिया के लिए, तो ईवीएस टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे देश के जितने भी पार्ट्स हैं वहां से कंटेंट इकट्ठा करके डालें, ताकि देश के जिस भी कोने में कोई भी बच्चा है वो कहीं ना कहीं इस बुक में अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पाए। अब हम जल्दी से 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद हम ये टॉपिक क्लोज कर देंगे। द लैंग्वेज यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, अभी मैंने आपको बताया था इट शुड बी वेरी इजी। ठीक है, और वो अपनी डेली लाइफ के उसमें जो एग्जांपल्स होने चाहिए वैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, कि वो इजी होनी चाहिए और बच्चा जो लैंग्वेज एवरीडे रूटीन में यूज करता है उसी की तरह होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस पेडागोजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट, कि ईवीएस पेडागोजी के कंटेक्स्ट में इनमें से सारी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए सिवाय एक के। वो कौन सी है? नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, ये तो सही है, ये हमें करनी चाहिए कि बच्चा अपने आप कुछ सीखे, अपनी कोई आइडेंटिटी बनाए। एक्नॉलेजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक नॉलेज ओवर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, कि हमें जो टेक्स्ट बुक में नॉलेज है उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए बजाय के ऑब्जर्वेशन और हैंड्स ऑन लर्निंग के। ये गलत है। टेक्स्ट बुक से ज्यादा महत्व हमें ऑब्जर्वेशन और जो हमारी टेक्सचुअल ऑब्जर्वेशन और हैंड्स ऑन लर्निंग है उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आइडल है एक्सेप्ट वन, तो वो एक्सेप्ट वन ये वाला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंटेंट इन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड, कि ईवीएस टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अवॉइड डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस, बिल्कुल सही है, ए सही है। डिस्करेज रोट लर्निंग, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चाइल्ड टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, बिल्कुल सही है। गिव ओनली रिटर्न इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड, ये गलत है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए। तो ए बी सी तीनों सही है कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक में कोई डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशंस नहीं होनी चाहिए, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, और बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो दूसरों को क्वेश्चन करें और अपने आप से एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो एबीसी तीनों सही है, और एबीसी कहां पे है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following characteristics an EVS textbook at primary level should not have, कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक ईवीएस टेक्स्ट बुक में नहीं होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे नहीं होना चाहिए, नॉट हैव। इट प्रेजेंट्स नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इन एन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, ये तो होना चाहिए कि हम अपने सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को पढ़ाएं। इट कैटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी होना चाहिए कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स के बच्चे हैं,
उनको हम कैटर करें ताकि उनको भी बुक पढ़कर कुछ समझ आए, तो ये भी होना चाहिए। इट इंक्लूड स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स, ये भी होना चाहिए, स्टोरीज तो होनी ही चाहिए। इट फोकसेस ऑन डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, नहीं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर आप उनको डेफिनेशंस टर्म्स और कंसेप्ट्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। उनको सिर्फ आप सिंपल लैंग्वेज में, जो उनकी एवरीडे लैंग्वेज है, उसको यूज करके उनके एनवायरनमेंट में बारे में सिखाइए। उनको डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के बारे में मत सिखाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि ये चीज ईवीएस टेक्स्ट बुक में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज इन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइडेड, कि ईवीएस की बुक में एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज को कहां प्रोवाइड करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बुक में इनबिल्ट ही होनी चाहिए, कि आपने कोई कंसेप्ट समझाया, उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज हो जिसमें बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करें, ताकि वो उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज इन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइडेड इन बिल्ट इन द टॉपिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू गाइस, इसी के साथ